दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। टेस्ट की ये आंसर की है दोस्तों, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपन ने स्टार्ट कर रखी थी। आज टेस्ट ऑनलाइन जो हुआ है ये टेस्ट नंबर 12 था। 13 जून 2020 को जो टेस्ट हुआ है, इससे पहले 11 टेस्ट हो चुके थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉपिक वाइज टेस्ट होता है और 50 क्वेश्चन प्रत्येक टेस्ट में होते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक जो अपना था ये पावर सिस्टम से रिलेटेड था, लेकिन इस पावर सिस्टम में भी अभी 3 ही टॉपिक अपन ने इस टेस्ट में लिए थे। एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा के जो सोर्स होते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत, वो इलेक्ट्रिक जनरेशन यानी विद्युत का उत्पादन, और इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन यानी विद्युत का प्रसारण या संचरण। इनमें से टोटल 50 क्वेश्चन इसमें है। यदि आपने टेस्ट नहीं दिया तो इस कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि इन तीनों टॉपिक से संबंधित आपको इसमें 50 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। यदि आपने टेस्ट दिया है तो भी कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल से समझ में भी आएगा। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको ज़रूर स्पेशली आप लोग ट्राई करें। दोस्तों चैनल पर नए हो या चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। दोस्तों टेस्ट बनाते समय तो हमने सीक्वेंसली एनर्जी रिसोर्सेज के क्वेश्चन पहले, फिर जनरेशन के लिखे थे और लास्ट में ट्रांसमिशन के लिखे थे। लेकिन क्वेश्चन इसमें बाद में सफल हो जाते हैं, यानी ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए आगे पीछे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है ये इन तीनों टॉपिक से ही रहेंगे और 50 क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नो लोड पर भी एक ट्रांसमिशन लाइन में कुछ धारा प्रवाहित होती रहती है, इसका कारण क्या है। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में जब लाइन की लंबाई बढ़ती जाती है तो लाइन में धारिता भी आती है, यानी लाइन में कैपेसिटेंस भी आता है। इस कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण लाइन में एक चार्जिंग धारा प्रवाहित होती रहती है, और जब भार नहीं हो या नो लोड या हल्का भार हो, यानी लाइट लोड अगर हो, तो ऐसे समय में ये चार्जिंग करंट अधिक प्रवाहित होती है और रिसीविंग सिरे पर इस वजह से वोल्टेज भी बढ़ जाती है, जिसको हम फेरेंटी प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। इसका कारण है कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, लाइन की धारिता के कारण ऐसा होता है। धारिता लाइन की लंबाई पर निर्भर करती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लाइन के कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं, जबकि लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन में इसको कैलकुलेट किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन के 4 पैरामीटर होते हैं: इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और शंट कंडक्टेंस। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, तापीय शक्ति संयंत्र में दहन से निकले धुएं में प्रदूषण को कम कौन करता है। दोस्तों जब बॉयलर में जल को उबालने के लिए स्टीम जिसकी तैयार की जाती है, तो उसमें कोयले को जलाया जाता है। वो कोयला चूर्णित किया हुआ यानी पीसा हुआ कोयला होता है। तो उस कोयले में से धुआं निकलता है जो चिमनी की ओर से होता हुआ निकलता है। जब वो धुआं उस चिमनी की ओर जाता है तो चिमनी से पहले एक सिस्टम आता है जिसका नाम है ईएसपी। पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे प्लेटें लगी रहती है, जो उस एस बोलते हैं, फ्लाई एस बोलते हैं उसको, जो चिमनी में धुएं के साथ में जो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पकड़ वाली होती है, सीमेंट इसी की बनती है। तो वो फ्लाई एस में जो मॉलिक्यूल जो कण होते हैं वो इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की ओर आकर्षित हो जाते हैं और इन प्लेटों पर चिपक जाते हैं। इनमें एक सिस्टम रहता है जो रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, जिसको हैमर बोलते हैं, और वो इन पर चोट लगाता रहता है। इन प्लेटों पर जब चोट लगती है तो वो कण इनसे टूट करके नीचे गिर जाते हैं, जिसको हम बॉटम फ्लाई एश के नाम से भी जानते हैं, और इनको ट्रकों में भरकर ही सीमेंट कंपनी वाले बाहर ले जाते हैं। तो जो धुआं बाहर निकल रहा था उस धुएं में अगर ये फ्लाई एश नहीं जाएगी तो पोल्यूशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो वो जो कण थे फ्लाई एश के वो ईएसपी अपने अंदर ही रख लेती है, चिमनी में केवल और केवल धुआं ही जाता है। ए ऑप्शन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, शॉर्ट में इसको ईएसपी बोलते हैं।
एस हैंडलिंग प्लांट जो होती है ना, ये होता है जब कोयला पूरी तरह से जल जाता है तो उसकी जो राख होती है वो जब नीचे गिरती है बॉटम में, तो वो एस हैंडलिंग उसको हैंडल करती है। कोल हैंडलिंग प्लांट में तो कोयला हैंडल होता है, मतलब कोयला बाहर से आया, स्टोरेज इसमें होता है, बेल्ट के थ्रू होपर तक पहुंचाना इनका काम होता है। आईडी फैन का पूरा नाम होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। ये एक ड्राफ्ट का मतलब होता है दाब में अंतर। तो दो पॉइंट के बीच में ये आईडी फैन क्या करते हैं कि एक दबाव जनरेट करते हैं, जिससे वो धुएं को अपनी ओर खींचता रहता है चिमनी की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार की रिले का उपयोग करेंगे। लाइन की लंबाई बहुत अधिक हो तो महो रिले का उपयोग करते हैं। ये महो रिले अर्थ फॉल्ट भी चेक कर सकती है, शॉर्ट सर्किट और ओपन में भी पता लगा सकते हैं। यानी लाइन की हम कंडक्टेंस मेजरमेंट इससे करते हैं, पता लग जाता है कितनी दूरी पर लाइन में फॉल्ट आया है। मोस्टली अर्थ फॉल्ट के लिए ही हम ऐसा लेते हैं, जबकि जो अपनी शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन होती है इन दोनों में रिएक्टेंस और इम्पीडेंस रिले का उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 200 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी तक ट्रांसमिट की जाने वाली लाइन में वोल्टेज का मान कितना होना चाहिए। ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। दूरी के अकॉर्डिंग तीन तरह की ट्रांसमिशन लाइन होती है, जिनमें साथ में वोल्टेज का भी इम्पोर्टेंस होता है। लगभग 80 किलोमीटर तक की लाइन जो होती है इसको हम शॉर्ट में ही काउंट करते हैं, इससे ऊपर मीडियम और फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आती है। इनके साथ में वोल्टेज का भी होता है। लाइन अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन वाली है तो इसकी वोल्टेज भी हाई होनी चाहिए, और 200 किलोमीटर या अधिक दूरी की लाइन कोई है तो उसमें ट्रांसमिशन वोल्टेज का मान 132 किलोवोल्ट या इससे अधिक होना चाहिए। मोस्टली तीन लाइन आपको ऊपर की ओर देखने को मिलेगी। फिर कौन कौन सी? 132 किलोवोल्ट, 220 किलोवोल्ट और 400 किलोवोल्ट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सोलर मॉड्यूल जो होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में बने होते हैं, यानी वो किससे बनते हैं। सोलर जो मॉड्यूल होते हैं वो सोलर सेल से मिलकर बनते हैं। इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में सोलर सेल काफ़ी मात्रा में लगे होते हैं। जिस सिस्टम में श्रेणी समांतर में हम उनको लगाते हैं उन सिस्टम को बोलते हैं सोलर अर्रेज। कंप्लीट जब वो सोलर अर्रे सेल से बन जाती है तो उसको सोलर पैनल कहा जाता है। और फोटोवोल्टेइक सिस्टम सोलर सेल के जैसा ही है, फोटोवोल्टेइक सेल या फोटोवोल्टेइक सिस्टम भी कहते हैं। क्वेश्चन का आंसर तो बी करेंगे। सोलर मॉड्यूल में बहुत बड़ी मात्रा में सोलर सेल होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग एंड पर हम शंट रिएक्टर लगाते हैं, इसका कारण क्या है। देखो, ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई जितनी अधिक होगी धारितीय प्रभाव उतना ही अधिक होगा, कैपेसिटिव इफेक्ट उतना ही अधिक होगा। उस कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण रिसीविंग एंड पर वोल्टेज जो है वो अधिक हो जाती है सेंडिंग एंड की वजह से, और इस फिनोमेना को हम फेरेंटी प्रभाव भी कहते हैं। तो उस धारितीय प्रभाव के कारण जो चार्जिंग करंट के कारण वोल्टेज के मान में वृद्धि हुई थी उसको कंपनसेट करने के लिए रिएक्टर लगाते हैं। क्वेश्चन का आंसर बी करेंगे। कम भार पर धारितीय आवेशन के कारण वोल्टेज को प्रतिपूरक करना यानी कंपनसेट करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित विद्युत को कैसे संचरित किया जाता है। हम सब जानते हैं कि इंडिया में मोस्टली जो तापीय प्रणाली होती है विद्युत सबसे अधिक उसी से उत्पन्न होती है और 11,000 वोल्ट से होती है, यानी कम वोल्टेज पे ही उत्पादन हुआ। किसकी कंपैरिजन में? ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में। अगर इंडिया में हम ट्रांसमिशन की बात करें तो 400 केवी की लाइन आजकल खूब निकलती है, 220 केवी की लाइन बहुत है, हालांकि सबसे अधिक 765 केवी भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ट्रांसमिशन हम किस पर कर रहे हैं? बहुत हाई वोल्टेज पर कर रहे हैं। 11,000 की अपेक्षा देखिए 4 लाख वोल्ट पे हम कर रहे हैं। तो जो उत्पादित विद्युत होती है उसको हाई वोल्टेज पर हम ट्रांसमिट करते हैं, संचरित करते हैं, और इस ट्रांसमिशन वोल्टेज की यूनिट हमेशा किलोवोल्ट होती है, ध्यान रखना। ट्रांसमिशन वोल्टेज जो होती है वो हमेशा केवी में होती है, किलोवोल्ट में होती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि शक्ति संयंत्र में कोयले का दहन और शक्ति का उत्पादन किस आधार पर होता है। थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है, जिसे बॉल मिल के द्वारा पीसकर चूर्णित कर लिया जाता है। चूर्णित कोयले को बॉयलर में जलाया जाता है
और वहाँ से हम बॉयलर में स्टीम तैयार करते हैं। ये जो पावर जनरेशन का एक सिस्टम चलता है, इसको रैंकाइन नाम का एक वैज्ञानिक था, जिस पर कंप्लीट वीडियो एक क्लास मैंने दी हुई है, आप लोग ज़रूर देखें। रैंकाइन साइकिल के नाम से प्लेलिस्ट में आपको एक पूरी कंप्लीट थ्योरी की क्लास मिलेगी, डिटेल आप वहीं से पढ़ें। तो ये जो चक्कर चलता है इसका नाम है रैंकाइन चक्र। ए ऑप्शन करेंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर जो होता है वो किसको सप्लाई फीड करेगा। देखो, सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन में 11 किलोवोल्ट की लाइन को हम स्टेप अप करके 220 केवी या 400 केवी में कन्वर्ट करते हैं, स्टेप अप करते हैं, और यहाँ से सबसे पहले एक लाइन निकलती है जिसको प्राइमरी ट्रांसमिशन कहा जाता है। इसके बाद में आगे ये सब स्टेशन को ट्रांसमिट करती है जहाँ से लाइन डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो ये कहलाती है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो ये लाइन जिसको देती है वो आगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात कर रहा है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का फीडर यानी कि किसी को फीड कर रहा है, यानी ट्रांसमिशन प्राइमरी जो है उसकी आउटपुट की बात कर रहा है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात कर रहा है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को सप्लाई देता है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है जहाँ से उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, जो ट्रांसमिशन सिस्टम का फीडर है वो डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करता है। वैसे भी ऑप्शन देखिए ना, उत्पादन केंद्र, सर्विस मेन्स, इनको किस में कर देगा। तो उत्पादन केंद्र से तो ट्रांसमिशन खुद लेता है, और सर्विस मेन्स में जो देता है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन देता है हमेशा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि तापीय विद्युत संयंत्रों में अतितापक का कार्य क्या है। सुपर हीटर का फंक्शन पूछा है हमसे। देखो, नाम से ही पता लगता है, जो स्टीम होती है उसको सुपर हीट करना होता है। सुपर हीट का मतलब ये होता है कि जो अपने स्टीम होती है, जो टरबाइन की ओर जाती है स्टीम, उसके लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो सेचुरेटेड एयर होती है, वो बिल्कुल ड्राई सेचुरेटेड स्टीम होती है, एयर नहीं सॉरी, संतृप्त भाप होती है। संतृप्त भाप का मतलब है उसमें मॉइस्चर नहीं होती, नहीं तो टरबाइन के ब्लेड है वो कोरोजन हो जाते हैं। यानी वो स्टीम इतनी हाई लेवल की है कि उसमें पानी की मात्रा नहीं होती, नमी की मात्रा नहीं होती। तो बॉयलर में स्टीम बनने के बाद जो सुपर हीटर है, इसी में हम उसमें से मॉइस्चर को दूर करते हैं। संतुलित भाप से नमी दूर करना, सेचुरेटेड जो स्टीम होती है वो सुपर हीटर में ही तैयार होती है। तो हम इसका ऑप्शन ए करेंगे। टरबाइन से निकली हुई गैसों को ठंडा करना, ये काम कंडेंसर करता है। कंडेंस करना वापस समझ गए होंगे, स्टीम को वापस पानी में बदल देता है। ऑक्सिलरी वाटर को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर होता है, और प्राइमरी एयर को गर्म करने के लिए एपीएच होती है, एयर प्री हीटर बोलते हैं इसको। अगला अपना क्वेश्चन है कि मंदक के रूप में पदार्थ कौन सा है। मंदक इंग्लिश में मॉडरेटर बोलते हैं, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग में लिए जाते हैं। यानी परमाणविक ऊर्जा वाले प्लांट जो होते हैं, नाभिकीय ऊर्जा वाले प्लांट जो होते हैं, उनमें मंदक यानी मॉडरेटर जो होता है, इसका काम होता है न्यूट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है उनको कंट्रोल करना। मॉडरेटर के रूप में हम ग्रेफाइट का उपयोग कर सकते हैं, हेवी वाटर का उपयोग कर सकते हैं, और बेरिलियम का भी उपयोग हम कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर डी करेंगे, ऑल अबोव। अगला अपना क्वेश्चन है कि तापीय शक्ति संयंत्रों में बॉयलर की दक्षता को कौन बढ़ाता है। बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इकोनोमाइजर का हम उपयोग करते हैं। इस इकोनोमाइजर में हम जो फ्लू गैसेज होती है उनका कुछ यूज फिर से कर लेते हैं। मितोपयोजक इसी को बोल रहे हैं, इसलिए इकोनोमाइजर जो है ये बॉयलर को एक तरह से सपोर्ट करता है। ए ऑप्शन करेंगे, इकोनोमाइजर बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने में सहायक होता है। और तापीय शक्ति संयंत्रों की खुद की अगर एफिशिएंसी पूछे तो बहुत कम होती है, ध्यान रखना। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता 25 से 35% होती है। हालांकि उच्च दाब और उच्च ताप की स्टीम उपयोग करें तो ये दक्षता और बढ़ सकती है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसमें डाले नहीं हैं, आप लोग वैसे इनको याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है। ये तो ऐसे ही दे दिया भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। एंथ्रेसाइट होता है। और सबसे निम्न श्रेणी का कौन होता है, पीट कोयला होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है। उत्पादन वोल्टेज कौन सी नहीं है। उत्पादन देखो 6.6 पर भी होता है, 11 किलोवोल्ट पर भी होता है,
13.2 किलो वोल्ट पर भी होता है, लेकिन 9.9 किलो वोल्ट पर जनरेशन नहीं होता। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 9.9 किलो वोल्ट जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामान्यतः प्रसारण वोल्टेज नहीं है? ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन सी नहीं है? देखो, ट्रांसमिशन वोल्टेज का अगर आप सीक्वेंस वाइज एक एक पॉइंट याद रखते हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं, ट्रांसमिशन जो है ये शुरू होती है 22 किलो वोल्ट से। 22 के बाद में इसका नंबर आता है 33, फिर 66, 66 के बाद में आता है 110 किलो वोल्ट, इसके बाद में आता है 132, फिर आता है 220, फिर आता है 400 और लास्ट में है 765 केवी। इनमें से अगर अपन देखें तो 200 केवी जो है ये ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है, क्योंकि वो कौन सी है? 220 है, 2,20,000 है, ना कि 2 लाख। तो ऐसे याद रखना, पेपर के ऑप्शन में 440 किलो वोल्ट भी आ सकता है, तो 440 किलो वोल्ट नहीं होता है, 400 किलो वोल्ट होता है। ये कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जो सस्पेंशन इंसुलेटर होता है उसमें एक स्ट्रिंग जो होती है उस पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक समान करने में निम्न में से सहायक कौन है? निलंबन इंसुलेटर, सस्पेंशन यानी लटकने वाले जो टावर के साथ लगते हैं, ट्रांसमिशन लाइनों में ही लगते हैं, और इनमें काफ़ी डिस्क जो होती है ये सीरीज में जुड़ी होती है, इसलिए जब कंप्लीट इंसुलेटर है तो ये एक माला की भांति दिखाई देता है, इसलिए इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। प्रत्येक डिस्क पर पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होता है, और इसी वजह से क्या होता है कि लाइन में फॉल्ट आने की संभावना रहती है। तो एक तो हम इंसुलेटर के स्टार्टिंग में ही रिंग लगाते हैं जो चालक तार के साथ लगती है, और एक रिंग हम इंसुलेटर के साथ लगाते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन और नया क्वेश्चन है। 2 रिंग आपको देखने को मिलेगी। एक रिंग चालक तार के साथ जुड़ी होती है, जो हो सकता है कि सेमी सर्किल भी हो, कंप्लीट सर्किल ना हो, या आर्क के रूप में उसमें से एक पार्ट कटा हुआ हो, और एक कंप्लीट रिंग होती है जो इंसुलेटर के साथ लगती है, जो इंसुलेटर को पंचर होने से बचाव करती है, इंसुलेटर की दक्षता को बढ़ाती है, इंसुलेटर पर पोटेंशियल ग्रेडियंट को सेम करती है। इसका नाम तो है ग्रेडिंग रिंग। जबकि चालक तार के साथ जो जुड़ती है, जो कि कोरोना को कम करती है, उसको कोरोना रिंग या एंटी कोरोना रिंग भी बोलते हैं। और डैम्पर जो होते हैं ये आपको एक बॉल सी दिखाई देगी तारों में, जो उनमें तारों में होने वाली हंटिंग को दूर करने के लिए लगती है। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 132 किलो वोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेटर लगा हुआ है उसमें डिस्कों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, डिस्क इंसुलेटर का प्रत्येक डिस्क जो होता है वो 11,000 वोल्ट सहन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वो 11,000 वोल्ट सहन कर सकती है, लेकिन जब नंबर ऑफ डिस्क की बात आती है तो प्रैक्टिकली ध्यान से समझिएगा 13.2 किलो वोल्ट, 13.5 भी मान सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 या 2 डिस्क ऊपर नीचे होती है। 13.2 से 13.5 किलो वोल्ट प्रत्येक डिस्क की वोल्टेज मानते हुए लगाते हैं, इसलिए 1,32,000 वोल्ट यानी 132 केवी की जो लाइन होगी उसमें नंबर ऑफ डिस्क कितनी होगी? 10 होगी। इसमें 9 हो जाए 10 हो जाए, इसके आसपास होगी, 9 10 यही होगा, ऑप्शन एक ही आएगा, दोनों नहीं। हाँ 9 ऑप्शन आए तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आइडियल ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन सी है? आदर्श संचरण वोल्टेज तो भाई 4 लाख वोल्ट को मानते हैं। जो 400 केवी की लाइन है ये आदर्श संचरण वोल्टता मानते हैं, अच्छी लाइन होती है, क्योंकि जब लाइन में वोल्टेज बढ़ती है तो लाइन की एफिशिएंसी भी अधिक होती है, चालक का साइज घटता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 पोल के बीच में यानी 2 सपोर्टों के बीच में जो चालक होता है वो जंजीर के रूप में झूल जाता है, इसका कारण क्या है? दोस्तों सबसे पहले तो आप ये याद रखें, पेपर में ये भी आ चुका है कि 2 सपोर्ट में, जो पोल बोल सकते हो, 2 सपोर्ट बोल सकते हो, उनके बीच में चालक जो है वो झूल जाता है। चालक के झूल जाने की ये अवस्था कैसी होती है? तो ऑप्शन याद रखें, इंग्लिश में इसको कैटनरी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में भी। चालक कैसे झूल जाता है? कैटनरी, कैटनरी का मतलब है जंजीर, जंजीर यानी इस तरह से। और इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है सेग यानी
झोल। झोल का मतलब क्या है, दोनों सपोर्ट के बीच में हमने थोड़ी सी उसमें ढील रखी थी, उस ढील की वजह से उसमें वायु दाब आता है। और ये भी याद रखें कि वायु दाब उसी कैटेनरी चालक के कारण टावर पर मैक्सिमम आते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत का उत्पादन किस पर किया जाता है? जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, 11,000 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, शायद इसमें तो और अधिक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेन स्टॉक में वाटर हैमरिंग से रक्षा कौन करता है? ये आ गया हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात। हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं उनमें पेन स्टॉक होता है, जो डैम और टरबाइन के बीच में पानी पहुंचाने का काम करता है। और लगभग ये हमेशा इस तरह से इंक्लाइंड पोजीशन में ही होता है, और लगभग वर्टिकल भी बोल सकते हैं, खड़ी अवस्था में ही ये लगता है। जब टरबाइन पर, या यूं कहूँ मैं कि जनरेटर पर भार कम या अधिक होता है, तो उस भार की आवश्यकता अनुसार टरबाइन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए इसमें एक युक्ति लगती है जिसका नाम है गवर्नर। वो गवर्नर क्या करती है कि पेन स्टॉक के आसपास एक ऑटो स्लाइस गेट होते हैं, जल गेट बोलते हैं हिंदी में, उन गेट को ओपन और क्लोज कराती है, जिसकी वजह से पेन स्टॉक में अचानक जल की या तो कमी या जल की अधिकता हो जाती है, जिसको वाटर हैमरिंग बोलते हैं। इस वाटर हैमरिंग से बचाव के लिए हमने सर्ज टैंक लगा करके रखे थे। सर्ज का मतलब होता है अचानक मान में वृद्धि होना। तो जब अचानक जलदाब बढ़ जाता है तो पेन स्टॉक का अतिरिक्त जल इस सर्ज टैंक की ओर चला जाता है और पेन स्टॉक की रक्षा हो जाती है। ए ऑप्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में फ्लू गैसेज जो होती है उनसे ऊष्मा को हम अलग कर लेते हैं, उसके बाद में जो प्राइमरी एयर जो कि बॉयलर में कोयले के दहन के लिए जा रही थी, जो जाती है ना, कोयला जलाने के लिए वायु जाती है, ध्यान रखें वो वायु भी गर्म होती है, वो ठंडी हो तो आग को बुझा देगी वो, और वो भी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होती है, उसको भी नमी से मुक्त रखा जाता है। तो उसको गर्म करने के लिए हमने क्या किया था, इसी में से निकाल लिया था। यानी जो फ्लू गैसेज अपनी थी उनको हमने वहाँ से यूज कर लिया था, और उन वायु को गर्म करने के लिए हम APH का उपयोग करते हैं, जिनको हम एयर प्री हीटर बोलते हैं। ये एयर प्री हीटर जो प्राइमरी एयर होती है, PA फैन लगते हैं। 3 तरह के फैन होते हैं, PA, FD और RD। प्राइमरी एयर, फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। तो ये प्राइमरी एयर जो यहाँ से निकल करके बॉयलर में जा रही थी, जो कोयले के जलने के सहायक होती है, क्योंकि हवा के बिना तो कैसे जलेगा कोयला, तो इस वायु को गर्म करते हैं हम APH के माध्यम से, एयर प्री हीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिमांड फैक्टर जो है वो किसका अनुपात है? मांग गुणक जो है ये होती है मैक्सिमम मांग और कनेक्टेड लोड। अधिकतम मांग कितनी थी और अपना संयोजित भार कितना है, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो डिमांड फैक्टर कहलाता है। और इसी तरह से औसत मांग और अधिकतम मांग जो होती है कि एवरेज कितनी थी और मैक्सिमम कितनी थी, ये अपना कहलाता है लोड फैक्टर, भार गुणक। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शक्ति संयंत्र प्रदूषण रहित है, फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, पोल्यूशन फ्री कौन सा है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक आएगा। हाइड्रो पावर प्लांट, जल विद्युत उत्पादन जो है तुलनात्मक रूप से देखो, तापीय विद्युत में कोयला जलता है, न्यूक्लियर में परमाणुओं से बहुत हानिकारक गैसें निकलती है, हालांकि इनके लिए भी हम प्रोटेक्शन तो लगाते हैं, उसको न्यूक्लियर शेल्टिंग बोलते हैं। और तेल और गैस में, इनमें भी जब ऑयल को जलाया जाता है तो हानिकारक गैसें निकलती है। तो पॉल्यूशन फ्री तो हम किसको कहेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यानी जल विद्युत उत्पादन को ही कहेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कांस्टेंट वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए हम क्या उपयोग में लेते हैं? देखो, एक तो होता है बूस्टर, और बूस्टर के रूप में ट्रांसमिशन लाइन में जिनका हम उपयोग करते हैं वो होता है ट्रांसफार्मर। लेकिन जब एक कांस्टेंट वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइन हो तो उनमें सिंक्रोनस मोटर भी लगती है, उनमें वोल्टेज ड्रॉप पूरा करने के लिए सिंक्रोनस मशीनें लगती है। ए ऑप्शन की ओर हम जाएंगे। अगर ये आ जाए कि बूस्टर सामान्यतः क्या होते हैं, तब हम ऑप्शन करेंगे ट्रांसफार्मर।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न शीर्षपन विद्युत उत्पादन केंद्र में शीर्ष की ऊंचाई कितनी होती है? हेड के अकॉर्डिंग हाइड्रो पावर प्लांट 3 तरह के होते हैं, लो हेड, हाई हेड, मीडियम हेड। 60 मीटर या इससे कम अगर शीर्ष की ऊंचाई है, जल कितनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है उसकी बात हो रही है। 60 मीटर से कम है तो लो हेड, 60 मीटर से अधिक और 120 मीटर तक है तो मीडियम, 120 मीटर से अधिक है तो हाई हेड के नाम से वो जाना जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जल विद्युत उत्पादन केंद्र में स्पिलवे का कार्य क्या है? उत्प्लावक मार्ग बोलते हैं हिंदी में इसको। उत्प्लावक मार्ग 2 कार्य करता है। एक तो जो तैरने वाले पदार्थ जितने भी होते हैं, कचरा कोई भी हो, उन सबको बाहर करना। दूसरा, यदि डैम में जल की मात्रा बहुत अधिक आ जाती है तो उस अतिरिक्त जल को भी बाहर निकालना, ये भी स्पिलवे का ही वर्क है। फ्लैश आउट द फ्लोटिंग मटेरियल एंड स्लज, उनको बाहर करना, तैरने वाले पदार्थों को और कचरे को बाहर निकालना स्पिलवे का वर्क होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक जल टरबाइन का प्रकार नहीं है? देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो टरबाइन काम में लेते हैं वो होती है 3 तरह की। कौन कौन सी? पेल्टन व्हील, फ्रांसिस और कापलान। जबकि स्टीम टरबाइन या कोल टरबाइन होती है वो 2 तरह की होती है, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, आवेग और प्रतिक्रिया। ये कोल टरबाइन या स्टीम टरबाइन का प्रकार होता है। पेल्टन व्हील, फ्रांसिस और कापलान, ये तीनों टरबाइन जो है ये अपने हाइड्रो पावर स्टेशन में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक स्ट्रिंग की एफिशिएंसी 100 है, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। डिस्क इंसुलेटर जब सस्पेंशन टाइप में होता है तो उसमें अनेक डिस्क श्रेणीक्रम में लगी रहती है और इस कंप्लीट को हम एक स्ट्रिंग बोलते हैं, एक माला बोलते हैं। प्रत्येक डिस्क पर पोटेंशियल ग्रेडियंट अलग अलग होता है, विभव का वितरण असमान होता है। इसलिए एक स्ट्रिंग की एफिशिएंसी कभी 100% नहीं होती है। और जो कोने होते हैं, कॉर्नर वाला होता है, उन पर पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई होता है और वही सबसे पहले इंसुलेटर पंचर होते हैं, जिनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने कॉर्नरिंग और ग्रेडिंग रिंग उपयोग में ली थी। ऊपर के क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं। तो 100% एफिशिएंसी होने का मतलब ये होता है कि प्रत्येक डिस्क पर पोटेंशियल एक बराबर हो। जब प्रत्येक डिस्क पर एक समान विभव है तो कहलाता है कि जो स्ट्रिंग है उसकी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, उपकरण जो कोयले को पीसने के लिए उपयोग में लिया जाता है वह जाना जाता है। और थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है यहाँ पर। तो कोयला जो होता है उसको पल्वेराइज करते हैं हम। बॉयलर में जो दहन के लिए कोयला जाता है वो बिल्कुल एक पाउडर, एक चूर्ण के रूप में होता है। तो जब कोल हैंडलिंग प्लांट से वी बेल्ट के द्वारा होपर तक कोयला पहुंचाया जाता है, वहां से फीडर होता है और वो फीडर उनको मिल में भेज देता है, जहां से उस कोयले को पीसा जाता है। जिस सिस्टम में पीसा जाता है उसको मिल कहा जाता है। और थर्मल पावर प्लांट में मोस्टली आपको बॉल मिल ही देखने को मिलेंगी। बॉल मिल का मतलब है इसमें लोहे की बॉल होती है, पत्थर टाइप में होते हैं। ये लोहे की भारी भारी बॉल जो होती है, ये जब वो मिल घूर्णन करती है तो वो इस कोयले के ऊपर गिरती है, जिससे वो कोयला छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, पाउडर के रूप में पीस जाता है, जहाँ से वो एलिवेशन के थ्रू बॉयलर तक पहुँच जाता है। तो जिसमें कोयले को पीसा जाता है उसको बॉल मिल कहा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, समुद्र से ऊर्जा प्राप्त करने की सबसे लाभदायक विधि कौन सी है? यानी जो मोस्ट एडवांटेज वाली मेथड है वो कौन सी है? देखिए, ओशियन एनर्जी यानी समुद्री ऊर्जा जो है, इससे विद्युत प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। एक को बोलते हैं वेव एनर्जी, दूसरे को बोलते हैं टाइडल एनर्जी। ज्वार ऊर्जा कहते हैं कि सबसे सस्ती पड़ती है, ये गुरुत्वाकर्षण पर आधारित होती है। और जो ज्वार होते हैं ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सबसे अधिक आते हैं। लहरों का उठना और पुनः समुद्र में गिरना ज्वार कहलाता है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। टाइडल एनर्जी जो होती है वो सबसे उपयुक्त या लाभदायक विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा गुणांक जो होता है, ये मोस्टली इंसुलेटर के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। तो सुरक्षा गुणांक जो है वो परिभाषा क्या होती है या क्या किसका रेशो होता है? मैक्सिमम
स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस अपन बोल सकते हैं, और कार्यकारी प्रतिबल, यानी इंसुलेटर पर उच्चतम प्रतिबल अल्टीमेट स्ट्रेस कितना आया था, और नॉर्मली जब वो वर्क करता रहता है उस समय स्ट्रेस कितना था। इन दोनों का रेशो जो होता है ये सुरक्षा गुणांक यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो, उच्चतम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पनडुब्बी में विद्युत शक्ति का सोर्स कौन होता है। सबमरीन जो होते हैं इनमें छोटी छोटी बैटरी होती है, रिजर्व के तौर पर यही रखते हैं, मेन पावर भी इन्हीं से लेते हैं और बैकअप के तौर पर भी वहाँ बैटरी होती है जो उस सिस्टम को पावर प्रोवाइड करवाती है, सप्लाई प्रदान करती है। बैटरी उत्तर आएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रो पावर प्लांट में टरबाइन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। जिसका उपयोग करते हैं उसको गवर्नर कहते हैं, हिंदी में इसको नियंत्रक कहा जाता है। भार के अनुसार जब जनरेटर पर लोड बढ़ता है घटता है तो उस लोड के अकॉर्डिंग ये गवर्नर उस टरबाइन की स्पीड को ऑटो कंट्रोल करता है। ये स्लाइस गेट जो होते हैं उनको ओपन या क्लोज करवाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक उपयोग होने वाला ईंधन कौन सा है। मैक्सिमम यूज वाला ईंधन पूछे, या फिर इसी क्वेश्चन को मान लीजिए कि यूँ होता कि किस में सर्वाधिक प्राकृतिक मात्रा पाई जाती है, तो यूरेनियम 235 होगा। परमाणविक ऊर्जा जो है उसमें परमाणु ही काम में लेते हैं और नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है और परमाणु ऊर्जा जो हम प्राप्त करते हैं वो नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त करते हैं। नाभिकीय विखंडन के लिए हम ईंधन काम में लेते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई भी दे रहे हैं। यूरेनियम 233, 235, प्लूटोनियम 239, थोरियम 232, ये इनके कोड होते हैं। फिर भी आप याद रखें, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम ये हम सबसे अधिक काम में लेते हैं। लेकिन इनमें भी अगर बात करें तो यूरेनियम 235 सबसे अधिक मात्रा में उपयोग होता है, क्योंकि इसमें कुछ प्रतिशत प्राकृतिक मात्रा भी होती है, यानी ये नेचुरली पाए जाने वाला परमाणु ईंधन है। तो बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, यूरेनियम 235। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पेल्टन व्हील टरबाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं इनमें हेड के अकॉर्डिंग 3 तरह की टरबाइन होती है, पेल्टन व्हील, फ्रांसिस और कापलान। पेल्टन व्हील जो होती है ये हाई हेड और लो डिस्चार्ज में काम में लेते हैं, यानी शीर्ष उच्च हो और पानी का डिस्चार्ज कम मात्रा में करना हो। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर हम लो हेड और हाई डिस्चार्ज की बात करें तो वहाँ पर कापलान टरबाइन भी होती है। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं रखनी, लेकिन क्वेश्चन अच्छे आ सकते हैं। लो हेड हाई डिस्चार्ज अगर क्वेश्चन आता है तो कापलान टरबाइन करेंगे, हाई हेड लो डिस्चार्ज आता है तो पेल्टन व्हील, यानी अभी तो अपना डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घटक जल विद्युत उत्पादन केंद्र का नहीं है। जो हाइड्रो पावर प्लांट है उनमें देखो, डैम होगी, टरबाइन होगा, जनरेटर भी होगा, लेकिन बॉयलर नहीं होगा, क्योंकि बॉयलर तो स्टीम टरबाइन के लिए काम में लेते हैं, जहाँ पर हम जल को स्टीम में कन्वर्ट करने थे, तो ये इसका घटक नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विरूपण रहित एक संचरण लाइन में क्या होना चाहिए। एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जो डिस्टोर्शन रहित हो। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ट्रांसमिशन लाइन में 4 पैरामीटर होते हैं, आर, एल, जी और सी, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। डिस्टोर्शन रहित यानी किसी प्रकार का कोई विरूपण उस लाइन में नहीं होगा अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का अनुपात कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के अनुपात के बराबर हो। अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बी, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये डिपेंड करता है ऑप्शन में कि किस तरह से लिखा है। बहुत सारे ऑप्शन इसके बनते हैं। देखिए इसी का दूसरा ऑप्शन, ये मान लीजिए कि इस तरह से होता, R/L माइनस G/C बराबर 0, तब भी अपना उत्तर सही होता, क्योंकि दोनों का अनुपात एक दूसरे के बराबर है। अगर ये अनुपात 2 आता है तो ये भी 2 ही आता, 2 में से 2 को माइनस कर दिया तो फिर उत्तर 0 हो गया। इसी को देखिए,
अगर हम इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस गुणा कर देते, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, आर इंटू सी एल इंटू जी। यानी इसी का दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता था। कैसे, आर इंटू सी जो है ये बराबर होगा किसके, जी इंटू एल के। तो ये ऑप्शन भी अपना सही होता। इसी तरह से आर इंटू सी माइनस जी इंटू एल बराबर जीरो, तो वो भी हो जाता। यानी एक आप याद रखें, फिर उसको वो किस तरह से एग्जाम में देता है उस पर हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जो कंडेंसर होता है उसमें स्टीम का प्रेशर। देखो, कंडेंस करना किसी चीज़ का मतलब सिंपल भाषा में मैं ये कहूँ तो ये होता है वाष्प का जल में परिवर्तन कर देना। ठीक है, ये कंडेंस करता है टरबाइन में जब स्टीम एग्जॉस्ट हो जाती है, यूज हो जाती है उसके बाद में। तो यहाँ जो कंडेंसर है इसमें पूरी तरह से वैक्यूम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और निर्वात जो होता है उसमें ना कोई वायु होती है ना कोई गैस होता है। तो इसका प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होता है, हमेशा इसका दबाव नेगेटिव होता है। वैक्यूम दाब हमेशा नेगेटिव होता है, और जितना नेगेटिव होगा उतना ही वो अच्छा कंडेंस कर पाता है। तो मच लेस देन प्रेशर, यानी सामान्य दाब से बहुत कम दाब उस कंडेंसर में पाया जाता है। सी ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में वाटर हैमरिंग होती है। अब दोस्तों, अगर आपने अच्छे से पेपर पढ़ा होता, और अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया जहां हमने बात की थी कि पेन स्टॉक की वाटर हैमरिंग से रक्षा कौन करता है, सर्ज टैंक, जिसका हमने आंसर किया। तो फिर वाटर हैमरिंग किस में होगी, पेन स्टॉक में ही होगी ना। वाटर हैमरिंग का मतलब होता है अचानक जल का दाब बढ़ जाना या अचानक बहुत कम हो जाना, उसको वाटर हैमरिंग बोलते हैं। तो ये हमेशा पेन स्टॉक में होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में मंदक का कार्य क्या है। देखिए, ऊपर क्वेश्चन आया था कि मॉडरेटर के रूप में उपयोग किसका करते हैं। अब ये पूछा गया है कि मॉडरेटर करता क्या है। तो मॉडरेटर जो है वो न्यूट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा को धीमा कर देता है। विखंडन के बाद जब नाभिकीय क्रिया में न्यूट्रॉन्स निकलते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। रिएक्टर जो होते हैं वो उस न्यूट्रॉनों को पात्र से बाहर निकालने के लिए रोकने का काम करता है। हानिकारक गैसों को रोकने के लिए हम रिएक्टर की सील्डिंग करते हैं, और उष्मा ऊर्जा को नियंत्रित करना है, इसके लिए हम कूलेंट उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालक का प्रभावी प्रतिरोध उसके ओमिक मान के बराबर होगा यदि एसी में चालकों का प्रभावी प्रतिरोध डीसी की तुलना में अधिक होता है, और इसका कारण होता है स्किन इफेक्ट, त्वचा प्रभाव। त्वचा प्रभाव ये होता है कि चालक के मध्य भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग पर या सतह पर धारा अधिकतम चलने का प्रयास करती है। अब यदि करंट पूरे कंडक्टर क्रॉस सेक्शन में, चालक के पूरे कटाक्ष क्षेत्रफल में यदि एक समान रूप से प्रवाहित हो तो उसका प्रभावी प्रतिरोध और ओमिक प्रतिरोध हमेशा बराबर होगा। या फिर हम यूं कहें कि यदि उसमें स्किन इफेक्ट ना हो, या फिर हम यूं कहें कि यदि धारा शुद्ध डीसी हो, तब डीसी में कोई स्किन इफेक्ट नहीं होगा, पूरे चालक में धारा एक समान रूप से प्रवाहित होती है। एसी में चालकों के मध्य भाग में धारा का घनत्व कम, जबकि चालकों की ऊपरी सतह पर धारा का घनत्व अधिक होता है। बी ऑप्शन करेंगे कि जब धारा कटाक्ष क्षेत्रफल में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो ओमिक प्रतिरोध प्रभावी प्रतिरोध दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किस संचरण लाइन में धारिता प्रभाव होगा। कैपेसिटेंस नेगलेट जो होता है वो केवल मात्र शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइनों का होता है। लघु जो संचरण लाइन होती है उनमें धारितीय प्रभाव को हम छोड़ देते हैं, उनमें आर और एल दो घटकों को ही लेते हैं, शंट कंडक्टेंस तो होगा ही होगा। लेकिन जो मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन होती है दोनों में धारितीय प्रभाव को भी लिया जाता है। इसी वजह से आप लोग याद रखें कि जो फेरेंटी प्रभाव होता है वो कभी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइनों में नहीं होगा, लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइनों में ही होता है फेरेंटी प्रभाव धारिता की। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से किस संयंत्र की परिचालन लागत सबसे कम होती है, यानी ऑपरेशन कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट सबसे कम किसकी होती है। तो वो है अपना जल विद्युत उत्पादन केंद्र। हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं इनमें रनिंग की कोई कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि उपलब्ध जल को ही हम उपयोग में लेते हैं। जबकि अगर हम थर्मल और न्यूक्लियर में बात करें तो थर्मल में जैसे कोयला है उसको जलाया जाता है,
तो ऑक्सिलरी कंजप्शन यहाँ बहुत अधिक होता है। कोयले को जल के मान लीजिए जलाया हमने तो कोयला यूज हुआ, फिर हमने पानी की स्टीम भी तैयार की तो वो पानी भी कंजप्ट हुआ, यूज हुआ। तो ऑक्सिलरी कंजप्शन हाइड्रो पावर में बहुत कम होते हैं, रनिंग लागत इसकी बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किस विधि से होता है? तो इंडिया में मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट ही है, तापीय विधि से ही सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन होता है। मैक्सिमम जहाँ कहीं भी आप देखेंगे जनरेशन जो है वो थर्मल पावर प्लांट द्वारा ही किया जाता है, ए ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर ही लगाए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? अर्थ कंडक्टर होता है। सबसे ऊपर एक पतली तार होती है, ओवरहेड ग्राउंडेड लाइन भी बोल सकते हैं हम इसको, और अर्थ कंडक्टर भी बोलते हैं। ये लाइन को सर्ज प्रोटेक्शन देती है, तड़ित से भी बचाव करती है, बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचरण लाइन में कोरोना तब होता है जब चालक पर प्रतिबल। देखो कोरोना ये होता है कि चालक तार के चारों ओर जो वायु होती है वो अचालक का कार्य करती है, लेकिन जब चालक पर स्ट्रेस बढ़ता है, प्रतिबल बढ़ता है, तो उसके चारों ओर की एयर भी ब्रेक डाउन हो जाती है। एयर ब्रेक डाउन होते ही वो चालक बन जाती है। तो इससे क्या हुआ कि वो पूरा एरिया जो है वो एज ए कंडक्टर काम कर रहा है और चालक की प्रभावित त्रिज्या इससे बढ़ जाती है। ऐसा तब होता है जब लाइन वोल्टेज का मान 30 किलोवोल्ट या इससे अधिक हो और उसके चारों ओर का प्रतिबल जो है 30 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आता है। याद रखिएगा कोरोना लाइन वोल्टेज पर सबसे अधिक डिपेंडेंट होता है, इसलिए हाई वोल्टेज की लाइनों में कोरोना अधिक होता है। 30 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर अगर स्ट्रेस हो तो कोरोना उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार का इंसुलेटर काम में लेते हैं? ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त इंसुलेटर को डिस्क इंसुलेटर बोलते हैं। दो तरह से काम में लेते हैं इसको। डिस्क इंसुलेटर ही मेन इसका नाम है, हालांकि इसको हम सस्पेंशन इंसुलेटर और स्ट्रिंग इंसुलेटर भी बोलते हैं। प्रत्येक डिस्क 11 किलोवोल्ट की होती है, लेकिन अगर डिस्कों की संख्या या लाइन वोल्टेज कैलकुलेट करना हो तो फिर हमें 13.5 या 13.2 किलोवोल्ट के अकॉर्डिंग करना होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? परंपरागत और गैर परंपरागत दो तरह के होते हैं। परंपरागत में आते हैं 3, न्यूक्लियर, कोयला, तेल और गैस। जबकि गैर परंपरागत जो है इनमें आते हैं अपने ज्वार ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये बायोगैस, इस तरह के सारे इसमें आते हैं। तो जो नाभिकीय ऊर्जा है ये गैर परंपरागत का सोर्स नहीं है, ये परंपरागत ऊर्जा सोर्स है। अगला क्वेश्चन है कि चालक का आर्थिक आकार किस नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है? उस नियम का नाम है केल्विन का नियम। केल्विन ने एक नियम डिसाइड किया था जो इकोनॉमिकल साइज किसी कंडक्टर का संकेत करता है कि लाइन में कैसे कैसे इसका होना चाहिए। सी ऑप्शन करेंगे। केल्विन का नियम जो है वो चालक का आर्थिक आकार का चयन करता है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन पावर सिस्टम के, एनर्जी रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिक जनरेशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, इन 3 टॉपिक से रिलेटेड। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।